एक कार एक्सीडेंट, और मैं एक फीमेल सीईओ सु वंकिंग के एक्स हस्बैंड के शरीर में आ गया। उस असली पति के दर्दनाक अंत के बारे में सोचकर मैंने तुरंत डिवोर्स के पेपर्स उठा लिए और बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम साइन कर दिया। फीमेल सीईओ का चेहरा गुस्से से तुरंत बदल गया। चेंशु, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया और मैंने जल्दी से अपना वॉलेट जोर से पकड़ लिया। मजाक कर रहे हो क्या? ये ब्रेकअप के बहुत सारे पैसे हैं। मैं मरते दम तक एक पैसा भी वापस नहीं करूंगा। हॉस्पिटल के बेड पर 3 दिन तक लेटे रहने के बाद मैंने आखिरकार मान लिया कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। एक आम कॉलेज स्टूडेंट एक अजीब सी सीईओ वाली नॉवल की दुनिया में आ गया था, वह भी एक बुरे साइड कैरेक्टर के रूप में। और वह कोई और नहीं बल्कि उस फीमेल सीईओ का एक्स हस्बैंड था। अपने खानदान के पैसे और ताकत के दम पर वह बहुत बदतमीजी करता था और खुद को सबसे बड़ा समझता था। उसे ओपनिंग सेरेमोनी में ही फीमेल लीड सु वंकिंग से पहली नजर में प्यार हो गया था। उसके बाद से वह लगातार उसके पीछे पड़ा रहा और हर गंदी चाल चलकर उसने उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर किया। सु वंकिंग एक आम नॉवेल की हीरोइन जैसी थी, गरीब परिवार से लेकिन सुंदर और दिमागर की तेज। उसके पापा चल नहीं सकते थे और उसकी माँ बहुत बीमार थी। अपने परिवार के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने आखिरकार हार मान ली और मुझसे शादी कर ली। शादी के 5 साल बीत गए। वह एक आम ऑफिस वर्कर से बिजनेस की दुनिया की एक बड़ी स्टार बन गई। हमारा रिश्ता दिन ब दिन खराब होता गया। सु वंकिंग भी धीरे धीरे मेरे काबू से बाहर हो गई। फिर भी मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था और पहले की तरह ही घमंड दिखाता रहा, जब तक एक दिन मैंने उसके पहले प्यार को जमीन पर नहीं गिरा दिया। सु वंकिंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने डिवोर्स मांग लिया। ठीक उसी वक्त मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। सु वंकिंग तीसरे दिन मुझसे मिलने आई और उसने डिवोर्स के पेपर्स मेरे मुंह पर दे मारे। उस लड़की की आवाज बिल्कुल ठंडी और गुस्से भरी थी। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत और चिढ़ दिख रही थी। चेंशु, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कोई हैरानी नहीं कि इस शरीर का असली मालिक इसके पीछे पागल था। यह चेहरा सच में बहुत सुंदर है। मैंने डिवोर्स के पेपर्स पर देखा, जहां लिखा था कि मुझे कितने पैसे और प्रॉपर्टी मिलेंगे। मेरा दिल रुकने ही वाला था। बाप रे, मैं तो अमीर हो गया। इस शरीर के असली मालिक का परिवार सच में बहुत अमीर था, लेकिन वह एक बदतमीज और जिद्दी इंसान था। और उसका एक छोटा भाई भी था जो हर चीज में उससे बहुत बेहतर था, इसलिए कंपनी का मालिक बनना तो उसके लिए नामुमकिन था। दूसरी तरफ सु वंकिंग का बिजनेस कुछ ही सालों में बहुत बड़ा हो गया था। उसके पास अब बहुत सारा पैसा था। अगर हमारा डिवोर्स होता है तो मुझे मिलने वाले पैसे बहुत ज्यादा होंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, इसलिए अचानक इतना अमीर बनना मेरा ही इनाम है। मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाने के बाद मैंने अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश की ताकि मेरे चेहरे पर स्माइल ना आ जाए और सु वंकिंग को शक न हो जाए कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। सु वंकिंग हैरान रह गई। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हाँ कह दूंगा, लेकिन यह मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है। अगर अभी छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वह होश में आती, मैंने जल्दी से पेन उठाया और तुरंत साइन कर दिए। डिवोर्स के पेपर्स पर अपना नाम लिख दिया। सु वंकिंग को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और ऐसे नाटक किया जैसे मेरा दिल टूट गया हो और कहा, मैंने सोच लिया है सु वंकिंग, अब हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मैं काफी देर तक चुप रहा। जब मैं चादर के अंदर छुपकर अपने पैसे गिनने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि सु वंकिंग चुपचाप डिवोर्स के पेपर्स को घूर रही है और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? उस सॉन्ग जिंगनियन की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है ना? तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना क्या? सु वंकिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से ठंडा पड़ गया। मुझे अंदर से थोड़ा डर लगने लगा। क्या यह लड़की अब पछतावा कर रही है कि उसने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? लेकिन मैंने तो साइन कर दिया है। अब अगर वह चाहे भी तो पीछे नहीं हट सकती। और वैसे भी मैं कितने बड़े दिल से उसे जाने दे रहा हूँ, तो उसका मुझे पैसे देना बिल्कुल सही है। जब सु वंकिंग कॉलेज में थी, तब उसका एक पहला प्यार था जिसका नाम सॉन्ग जिंगनियन था। उस घमंडी और बदतमीज यंग मास्टर के बिल्कुल उल्टा। सॉन्ग जिंगनियन बहुत ही शरीफ, समझदार और आगे बढ़ने की चाह रखने वाला लड़का था। वह बिना पिता के बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसके घर के हालात बहुत खराब थे, लेकिन वह बहुत मेहनती था और हर काम में सबसे आगे रहता था। एक तरह से देखा जाए तो वह और सु वंकिंग एक ही जैसे थे, सिर्फ वही सच में समझ सकता था सु वंकिंग को, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के साथी थे। अगर मैं बीच में ना आता तो वे दोनों कब के एक हो गए होते और कॉलेज खत्म करने के बाद वे दोनों इस शहर में मिलकर मेहनत करते और अपना एक छोटा सा प्यारा घर बनाते। असली चेंशु उनसे बहुत जलता था। उसने सॉन्ग जिंगनियन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह चिमैटी, वह हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। आखिर में वह पागल हो गया और उसने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद से सु वंकिंग चेंशु से नफरत करने लगी और उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। कोई भी समझ सकता है कि हीरो और हीरोइन दोनों से दुश्मनी लेने के बाद इस बुरे साइड कैरेक्टर का क्या बुरा हाल होने वाला था।
इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, पैसे लेने चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिरकार सू वनकिंग ने जोर से दरवाजा बंद किया और चली गई। मैंने अपने सीने पर हाथ फेरा और धीरे से मुस्कुराया। कितना गुस्सा है इसमें। लेकिन जो पैसा और प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी, उसके बारे में सोचकर मैं फिर से खुश हो गया। आसमान से ऐसी किस्मत बरसना हर किसी के नसीब में नहीं होता। जब मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था, तभी मेरे फोन पर एक वीचैट मैसेज आया। यह मैसेज गू चिंगहान का था। उसके लिखे शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है। मैंने सुना है कि आखिरकार आज सू वनकिंग तुमसे मिलने आई थी। वह मेरी बचपन की दोस्त है, एक अमीर खानदान की जिद्दी लड़की जो हमेशा पार्टी करने और मजे उड़ाने के लिए जानी जाती है। वह सू वनकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सू वनकिंग भी उसे पसंद नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे। खास करके जब से मेरी और सू वनकिंग की शादी हुई थी, हमारे दोनों परिवारों का आना जाना बढ़ गया था। उसके पिताजी अक्सर सू वनकिंग का नाम लेकर उससे कंपेयर करते थे। इस वजह से गू चिंगहान सू वनकिंग से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। वह मुझे डांटती थी कि मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ और हमेशा मुझे बेवकूफ कहती थी। इस बार भी वह पक्का मेरा मजाक उड़ाने ही आई थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपना मिला हुआ मोटा पैसा गिनने में बिजी था। अब रोने का टाइम किसके पास है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर डिवोर्स अग्रीमेंट की एक फोटो खींचकर उसे भेज दी। आज से तेरा भाई सिंगल है, अब मुझे अच्छी सी पार्टी दे। गुचिंगहन ने तुरंत मुझे फोन किया और पहला सवाल पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी जुबान को संभालो। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा, हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर इसे पक्का कर देंगे। अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, बस सिर पर थोड़ी चोट आई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ देने आओ। जू चिंगहान थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। ठीक है यंग मास्टर चैन, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ कैसे दूं? एक हफ्ते बाद मैंने एक महंगा सूट पहना और बिल्कुल हीरो बनकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। गुचिंगहन ने अपने हाथ बांधे और मजाक उड़ाते हुए कहा, हॉस्पिटल में ऐसे कपड़े पहनकर कौन घूमता है? तुम थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें क्या पता, आज बहुत बड़ा दिन है। गू चिंगहान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बाहर जाने के लिए घूमी, लेकिन अचानक हमारे सामने सू वनकिंग आ गई। सू वनकिंग ने एक पल के लिए गू चिंगहान को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और ठंडक थी। मैं उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई। गाड़ी कहाँ है? सू वनकिंग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, पार्किंग में है, चलो। गू चिंगहान से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो। गू चिंगहान से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपनी सुंदर आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, चेनशू, क्या तुम मेरी गाड़ी में नहीं चल रहे? मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे पहले सू वांकिंग के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डिवोर्स के पेपर्स लेने हैं। उसकी गाड़ी में जाना ज्यादा आसान रहेगा। यह कहकर मैंने सू वांकिंग को जल्दी करने को कहा, जो वहां चुपचाप खड़ी थी। तुम वहां खड़ी क्यों हो? चलो अब। गू चिंगहान जोर से हंस पड़ी और बोली, सही बात है, यह बहुत जरूरी काम है, देर मत करो। सू वनकिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चेनशू, क्या तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इतनी जल्दी में हो? मैंने सच सच जवाब दिया, खास करके इसलिए क्योंकि आज रात तुम्हारा कोई और प्लान है। मैं बस इस काम को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम खराब ना हो, है ना? सू वनकिंग हमेशा बहुत बिजी रहती थी। वह साल में बस कुछ ही बार घर आती थी। मुझे पता था कि वह मुझे देखना नहीं चाहती, और सच कहूँ तो मुझे भी उसके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम दोनों का अलग हो जाना और अपने काम से काम रखना ही सबसे अच्छा है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में ज्यादा भीड़ नहीं थी। जल्दी ही मेरी और सू वनकिंग की बारी आ गई। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, तभी अचानक सू वनकिंग का फोन बजने लगा। मैंने अपनी आंख के कोने से देखा, वह सॉन्ग जिंगयान का फोन था। सू वनकिंग ने थोड़ा साइड में होकर फोन उठाया। मैंने धीरे से उसकी मीठी और नर्म आवाज सुनी, मैं अभी बाहर हूँ, कुछ काम निपटा रही हूँ। उसने कभी भी ऐसी आवाज में मुझसे बात नहीं की थी। ये शादी शुरू से ही एक जबरदस्ती का रिश्ता थी। पूरे 5 साल तक हम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। हमारे लिए साथ में ढंग से खाना खाना भी मुश्किल था, तो ऐसी प्यार भरी बातें करना तो बहुत दूर की बात थी। वहां के ऑफिसर ने हमें 2 बार बोला, आप दोनों को पेपर साइन करने हैं या नहीं? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे इस शरीर के असली मालिक के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। सू वनकिंग के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। सू वनकिंग, मैंने आवाज दी। मैंने जोर से कहा, क्या इस बार हम पहले मेरा काम खत्म कर सकते हैं? सू वनकिंग हमेशा सॉन्ग जिंगयान को ही सबसे पहले रखती थी। इस शरीर के असली मालिक ने इस बात पर बहुत झगड़ा किया था, लेकिन वह हमेशा बेपरवाह और पत्थर दिल बनी रही। वह असली मालिक सच में बेवकूफ था, जो सोचता था कि वह सॉन्ग जिंगयान से जीत सकता है। यह तो खुद को दुख देने वाली बात थी। सू वनकिंग भी ऐसी ही थी। अगर वह इस बार मुझे पहले रखती, तो क्या वह जल्दी ही अपने सच्चे प्यार के साथ खुलेआम नहीं रह पाती? सू वनकिंग का चेहरा अचानक उतर गया। फिर उसने फोन पर दूसरी तरफ खड़े इंसान से कहा, पहले डॉक्टर जांग से अपना चेकअप करवा लो। मैं बस अभी आती हूँ। 20 मिनट बाद जब नया नया डिवोर्स सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मिल गया। मेरा मोटा पैसा अब मेरे हाथ में है।
आज से बस घूमना फिरना और पार्टी करना है, मजे उड़ाने हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीनी है। मैंने पूरे दिल से सू वनकिंग से कहा। सू वनकिंग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस पैसे के लिए शुक्रिया। अब हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं अभी बाहर ही आया था कि मेरी नज़र गू चिंगहान पर पड़ी। जब मेरी नज़र गू चिंगहान पर पड़ी, बहुत ही चमकीली और सुंदर लाल फेरारी चला रही थी, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने उसे न देखने की कोशिश की, पर रह नहीं पाया। मैं खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ा। अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे उन्हें खर्च करना है। अचानक मेरे पीछे से सू वंकिंग की रोने जैसी आवाज आई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। क्या कोई और बात है? सू वंकिंग ने अपने लाल होंठ जोर से दबा रखे थे। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव समझना मुश्किल था। अगर मेरी जगह इस शरीर का असली मालिक होता, तो उसे इस तरह परेशान देखकर वह तब तक पूछता रहता जब तक उसे जवाब न मिल जाता। लेकिन अब मुझ में नाटक करने की हिम्मत नहीं थी। अगर कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। मेरे जैसे आम इंसान के लिए कहानी के हीरो और हीरोइन से जितना दूर रहो उतना ही सुकून मिलता है। जब मैं गूचिंग हान की गाड़ी में बैठकर निकल गया, तो मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा। सू वानकिंग वहां अकेले खड़ी थी और उसके आसपास से गाड़ियां और लोग गुजर रहे थे। फिर भी वह बहुत अकेली लग रही थी। अब मेरे जैसा परेशान करने वाला इंसान उसके पीछे नहीं था। वह आखिरकार आजाद हो गई थी, है ना? गूचिंग हान ने मेरी तरफ एक नजर देखा। मैंने बिना किसी दुख के खुशी से जवाब दिया, तुमने अपने क्लब की सुंदर लड़कियों को मेरे लिए बचा कर रखा है ना? गूचिंग हन बिल्कुल हैरान रह गई। मैं तो फालतू में परेशान हो रही थी। मुझे लगता था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तलाक होते ही तुम्हारे चेहरे पर साफ खुशी दिख रही है। क्या यह इतना साफ दिख रहा है? मैंने अपना चेहरा देखने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया। अभी मैं 28 साल का हूँ। भले ही मेरी उम्र अचानक 10 साल बढ़ गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह चेहरा बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास पैसा है। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, वह मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए अब मैं भी उससे प्यार नहीं करूंगा। रेड लाइट पर गाड़ी रोकते हुए गूचिंग हन देर तक मेरी तरफ देखती रही, जब तक मुझे अजीब सा महसूस नहीं होने लगा। आखिरकार वह बोली, इस हादसे के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैंने आराम से अपने कंधे हिलाए। जब कोई मौत के मुंह से बचकर आता है, तो उसे सब कुछ साफ समझ आने लगता है। गूचिंग हन एक पल के लिए रुकी और फिर जोर से हंस पड़ी। सही बात है, आज रात जो करना है करो, सारा खर्चा मेरा होगा। 2 घंटे बाद गूचिंग हान को पछतावा होने लगा। उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या तुमने अभी तक काफी लड़कियों को नहीं बुलाया? वह शराब के बारे में बात नहीं कर रही थी, बल्कि क्लब के लोगों के बारे में। मेरा मतलब है, उन सुंदर लड़कियों के बारे में। मैंने उसकी तरफ अपना ग्लास बढ़ाया और कहा, आओ ना, अपने भाई के साथ एक ड्रिंक पियो। बोलते हुए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और आसपास खड़ी सुंदर लड़कियों की तरफ इशारा किया। देखो, ये सब कितनी प्यारी और सुंदर हैं। इनमें से कोई भी मेरी पुरानी पत्नी से कहीं ज्यादा अच्छी है। मैं भी कितना अजीब था। दुनिया में सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। उसके पास पैसा भी था और शक्ल भी। तो फिर वह एक ही लड़की के पीछे क्यों पागल था? गूचिंग हान ने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया। एक पतली सी लड़की मेरे पास आई और मेरे ग्लास में ड्रिंक डालने लगी। वह बहुत ही सीधी सादी लग रही थी। सर, इसे पीकर देखिए। हाँ बिल्कुल। मैंने खुशी से ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गूचिंग हान ने ग्लास छीन लिया और कहा, ऐसे ही कुछ भी मत पियो। तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाहती। यह कहकर उसने उस लड़की को घूरा। लड़की का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। फिर मैंने मुस्कुराकर गूचिंग हान की तरफ देखा और कहा, तुम भी कमाल हो। यह तो गलत बात है। तुम खुद तो जो चाहे करो और मुझे एक छोटा सा काम भी न करने दो। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें ड्रिंक पिला रहे थे, तब तो तुम मजे से पी रही थी, तो फिर मेरे वक्त पर ऐसा क्यों? गूचिंग हन गुस्से में हंस पड़ी। तुम इन दोनों बातों को एक जैसा कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता? मैंने ठान लिया था कि मैं फिर से एक अमीर और बेपरवाह लड़का बनूंगा और जो मेरा मन करेगा वह करूंगा। गूचिंग हान ने अचानक पूछा, वैसे क्या तुम्हारे घर वालों को इस बारे में पता है? मैं हैरान रह गया। अरे यार, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, गूचिंग हान मेरा चेहरा देखकर सब समझ गई। मुझे पता था कि तुम्हारी उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस शरीर के असली मालिक के रिश्ते उसके घर वालों के साथ अच्छे नहीं थे। उसके माँ बाप बहुत जिद्दी और पुराने ख्यालात के थे और वह उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते थे। उसका मिजाज थोड़ा जिद्दी था। जब वह सू वनकिंग से शादी करना चाहता था, तो उसका अपने घर वालों के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बाद में जब सू वनकिंग का करियर बहुत अच्छा चलने लगा, तो उसके घर वालों का बर्ताव पूरा बदल गया। वो बार बार उसे डांटते भी थे, सू वनकिंग के साथ उसकी लड़ाई को लेकर। साफ बात तो यह है कि इस बुरे सपोर्टिंग कैरेक्टर की पहले की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेकिन जो भी हो, अब डिवोर्स के पेपर्स मेरे हाथ में हैं। अब डरने की क्या बात है? इसके बाद के दिनों में जिंदगी मेरी सोच से भी ज्यादा खुशहाल हो गई थी। मैंने काम वाली से कहकर सू वनकिंग का सारा सामान पैक करवाया
और उसे वहां से भेज दिया। यह विला असल में शादी के बाद का घर था, जिसे इस शरीर के असली मालिक के माँ बाप ने उनके लिए खरीदा था। लेकिन सू वानकिंग को यहाँ रहना पसंद नहीं था। शायद इस जगह का कोना कोना उसे याद दिलाता था उस अपमान की जो असली मालिक की वजह से उसे झेलना पड़ा था। शुरू में वह ज्यादातर अपनी कंपनी में ही सो जाती थी। बाद में जब उसका करियर अच्छा चलने लगा तो उसने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया। असली मालिक एक बार वहां गया था, जहां अचानक उसकी मुलाकात सोंग जिंगयान से हो गई। हालांकि सोंग जिंगयान ने तुरंत सफाई दी कि वह वहां सिर्फ बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन असली मालिक के गुस्से को देखते हुए वह कैसे शांत रहता। उस वक्त उसकी और सू वानकिंग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उन दोनों ने एक पूरे महीने तक एक दूसरे से बात नहीं की। आखिर में असली मालिक ही था जो इस बात को झेल नहीं पाया और उसने खुद ही पीछे हटकर समझौता कर लिया। इसमें उसकी क्या गलती थी जब उसकी आंखों और दिल में सिर्फ सू वानकिंग ही बसी थी। चलो, अब तो बहुत अच्छा है। ये बड़ा और आलीशान 3 मंजिला विला अब सिर्फ मेरा है। सू वानकिंग का यहाँ ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसे साफ करने के बाद मुझे यह घर थोड़ा खाली लगा, इसलिए मैं तुरंत शॉपिंग करने निकल गया। फिर मैं अपनी पसंदीदा दुकानों पर एक राजा की तरह उंगली उठाकर सामान चुनने लगा। मुझे यह चाहिए और वह भी चाहिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। अभी करता हूँ मिस्टर चेन। स्टोर मैनेजर खुशी से खिल उठा। कई सेल्स वाले मेरे पीछे पीछे मेरे बैग्स उठाए चल रहे थे। अचानक जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी मुलाकात सू वनकिंग से हो गई। मुझे देखकर वह वहीं रुक गई। मैंने देखा कि सोंग जिंगयान ठीक उसके पीछे खड़ा था। लगता है उसके पैर की चोट अब काफी ठीक हो गई है, अब तो वह मॉल में घूम भी सकता है। सू वनकिंग ने अपना मुंह थोड़ा खोला और खुद ही बोल पड़ी, जल्दी ही इसकी माँ का बर्थडे है, इसलिए मैं इसे यहाँ गिफ्ट पसंद करने के लिए लाई हूँ। मैंने अपनी आंखें झपकाईं। वह मुझे ये सब क्यों बता रही है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तमीज के नाते मैंने बस अपना सिर हिला दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से जाता, सोंग जिंगयान बोल उठा। वह थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। मिस्टर चेन, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे सू वनकिंग से मदद मांगनी पड़ी ताकि वह मुझे यहाँ ला सके। मैंने देखा कि आपने काफी सारा सामान खरीदा है, क्या यह उठाने में थोड़ा भारी नहीं है? क्यों ना सू वनकिंग को आपकी मदद करने दें, मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। इसकी बातें सुनो, बात करने का क्या तरीका है। इस बात से उसने सू वनकिंग को याद दिलाया कि मैंने ही उसे धक्का दिया था, और साथ ही यह भी जता दिया कि मुझे जलन नहीं होनी चाहिए, और बड़ा बनते हुए सू वनकिंग से मेरी मदद करने को कह रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी ठीक नीचे खड़ी है, और वैसे भी मेरे निजी मामलों में मिस सू को परेशान न करना ही बेहतर होगा। सोंग जिंगयान हैरान रह गया। क्या? मैंने भी हैरानी से सू वनकिंग की तरफ देखा। मिस सू, आपने अभी तक मिस्टर सोंग को नहीं बताया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। सोंग जिंगयान ने पूरे झटके के साथ सू वनकिंग की तरफ देखा। सू वनकिंग के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, उसका चेहरा उतर गया। मुझे बातों का तमाशा बनाना पसंद नहीं है, तो वह मेरे जश्न मनाने पर ताना मार रही थी। मैंने तो बस कुछ डिवोर्स पार्टीज दी थी, बस इतना ही। क्या इसमें इतना चिढ़ने की कोई जरूरत है? सोंग जिंगयान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे अचानक इतना बड़ा झटका लगेगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह हकबकाते हुए बोला, वानकिंग, आपका और मिस्टर चेन का आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज सुनकर सू वनकिंग को आखिरकार याद आया कि वह अभी भी उसके पास ही खड़ा है। वैसे ये आदमी है कौन? थोड़ी देर रुककर उसने धीमी आवाज में सफाई दी, मैं आजकल बहुत बिजी थी। पहले मुझे टालने के लिए यह उसका सबसे पसंदीदा बहाना होता था। किसने सोचा था कि वक्त बदल जाएगा और सोंग जिंगयान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन आखिरकार हीरो और सपोर्टिंग कैरेक्टर में फर्क तो होता ही है। सोंग जिंगयान के लिए ये बातें बहुत बड़ी और खुशी की खबर थी। उसकी आंखें मेरे और सू वनकिंग के बीच घूमने लगीं। कुछ बार उसने एक शर्मिंदा चेहरा बनाया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा। उसने एक शर्मिंदा चेहरा बनाया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पहले नहीं पता था। मेरा ये बात उठाने का कोई गलत मतलब नहीं था। मिस्टर चेन, आप इस बात का बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अब मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। चलो, आप दोनों अपनी शॉपिंग एंजॉय करो। मेरे पास कुछ लड़कियां हैं जो मेरे बैग्स उठाने के लिए खड़ी हैं। ये काफी भारी हैं। तभी सू वनकिंग अचानक बोल पड़ी, रुको। क्या? मैं पीछे मुड़ा। क्या कोई और बात है मिस बिलसू? सू वनकिंग ने अपना माथा सिकोड़ा। ऐसा लगा कि उसे अभी भी आदत नहीं थी मेरे इस अचानक बदले हुए बर्ताव की। कल मेरी माँ ने कहा था कि तुम बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं आए। सू वनकिंग की आवाज धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे यह कहने में मुश्किल हो रही है, लेकिन उसके पास बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज एक बार उनसे मिलने चले जाना। वह जिसकी बात कर रही थी वह उसकी माँ थी, जो किडनी की बीमारी से परेशान थी। सू वनकिंग के बिल्कुल उलट। उनकी माँ मुझे हमेशा बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सू वनकिंग ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई थी। उस बुजुर्ग औरत की नजरों में मैं एक अमीर घर का लड़का था जो सू फैमिली को छोटा नहीं समझता था और सू वनकिंग से बहुत प्यार करता था।
इसलिए वह मुझसे बहुत खुश रहती थी। जब शुरू में हमारी शादी हुई थी, सू वंकिंग का दिल जीतने के लिए मैं हमेशा आगे बढ़कर उनकी माँ का ख्याल रखता था, ताकि उनका आशीर्वाद पा सकूं। मुझे पता था कि यह मेरा सबसे बड़ा हथियार था। सू वनकिंग एक बहुत अच्छी बेटी थी जो अपनी माँ का कहना मानती थी। शायद इसी वजह से उसने मुझसे सारे रिश्ते आसानी से नहीं तोड़े थे। लेकिन आखिर में मैंने सॉन्ग जिंगयान पर हाथ उठा दिया और उसकी बर्दाश्त की हद को पार कर दिया। और इस तरह मैंने अपना आखिरी हथियार भी खो दिया। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर मैं मान गया। कल चलते हैं। आखिरकार उस बुजुर्ग औरत ने तो कुछ गलत नहीं किया था। सुवांकिंग ने चैन की सांस ली, फिर कहा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगी। मैं थोड़ा हंसा और अपनी गाड़ी की चाबी हिलाई। जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ। मिस सू को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सू वनकिंग और सॉन्ग जिंगयान दोनों के चेहरे एक साथ सुन्न हो गए। अगली सुबह जल्दी मैं नर्सिंग होम के लिए निकल गया। यह महंगा नर्सिंग होम शहर के बाहर था। वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थीं और वहाँ की सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। इसलिए वहाँ का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। मिस्टर चेन, आप आ गए। नर्स ने मुझे देखते ही तमीज से मेरा स्वागत किया। उसे सू वानकिंग ने काम पर रखा था, यह जानते हुए कि मेरे और सू वानकिंग के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वह भी मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। सू की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थीं। साल भर की किडनी की बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर और दुबला पतला कर दिया था। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन शुक्र है कि पिछले कुछ सालों से इस नर्सिंग होम में रहने की वजह से उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। सू वानकिंग की नजर मेरे हाथ में पकड़े खाने के डिब्बे पर थोड़ी देर के लिए रुकी। उसने नफरत से अपना मुंह बनाया। यहाँ तक कि एक नर्स भी मेरे इस तरह खुश करने की कोशिश को बेकार समझती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे सिर्फ सू वनकिंग की नफरत ही मिलेगी। चेंशु, सू की माँ ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आजकल बहुत बिजी हो, है ना? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मैंने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सच में अपना मान लिया था। उस बुजुर्ग औरत ने तो कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, थोड़ा बिजी था। मैं आपके लिए चिकन सूप लाया हूँ, आप इसे बाद में थोड़ा पी लेना। सू की माँ ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बहुत देर तक मुझे देखा और ध्यान से पूछा, क्या सू वानकिंग ने तुम्हें फिर से गुस्सा दिलाया? मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन सू की माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मजबूरी में आह भरी। वानकिंग बचपन से ही जिद्दी है और वह हमेशा बातें अपने अंदर ही दबाए रखती है। अगर उसने तुम्हें दुखी किया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसे डांटूंगी। मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा। मैंने पहले उन्हें तलाक के बारे में बताने का सोचा था, लेकिन बात मेरे गले में ही अटक गई। मैं उन्हें यह बात कह ही नहीं पाया। मैं वहां रुका और सू की माँ के साथ खाना खाया और उनसे थोड़ी देर और बातें की। जाने से पहले मैं बहुत देर तक हिचकिचाया। आखिरकार मैंने बहुत मुश्किल से कहा, आने वाले दिनों में थोड़ा काम ज्यादा रहेगा, इसलिए शायद मैं आपसे रोज रोज मिलने ना आ सकूं। मैं पहले अपना आना जाना कम करूंगा, फिर कोई सही वक्त देखकर उन्हें बता दूंगा। शायद ऐसा करना ही सबसे बेहतर होगा। ये बात हमेशा के लिए तो नहीं छुप सकती थी। अगर मैं मान भी जाता तो भी सू वनकिंग इस बात को नहीं मानती। अगर मैं यहाँ बार बार आता तो उसे लगता कि मेरे दिमाग में अभी भी कोई चालाकी चल रही है। सू की माँ ने मेरा हाथ थपथपाया। उन्होंने धीरे से आह भरी। चेंशु, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। पिछली बार जो हुआ वह वनकिंग की गलती थी। चाहे वह मेरे सामने इस बारे में बात ना करे, पर मैं जानती हूँ कि वह अंदर से बहुत परेशान है। उसे इस बात का बहुत पछतावा है। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। बच्चा चला गया, वह भला कैसे दुखी नहीं होगी? मेरा दिल जोर से धड़का। बच्चा? हाँ, सही बात है। यही वह वजह थी जिसने रिश्ते को खराब किया था, जिस वजह से इस शरीर के असली मालिक और सू वनकिंग का रिश्ता पूरी तरह टूट गया था। हाँ, पिछली जिंदगी में इस शरीर के असली मालिक और सू वनकिंग का सच में एक बच्चा था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक बिजनेस डिनर पर सू वनकिंग के नशे में होने का फायदा उठाया और उसे पाने के लिए हर तरह की चालाकी की। ये बच्चा किसी अच्छे तरीके से नहीं आया था, लेकिन असली मालिक की नजर में यह सू वनकिंग को अपने पास रोक कर रखने का सबसे बड़ा हथियार था। प्रेग्नेंट होने का पता चलने के बाद सू वनकिंग को अपने पहले प्यार सॉन्ग जिंगयान के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने ही खून को खत्म नहीं करना चाहती थी। आखिर में उसने बच्चे को चुना। उसका अपना बचपन पहले ही बहुत मुश्किल रहा था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा पैदा हो एक टूटे हुए परिवार में। उस दौरान असली मालिक के साथ उसका रिश्ता सबसे अच्छा चल रहा था। वह उसके लाए हुए अच्छे खाने को चुपचाप खा लेती थी और बच्चों को पालने वाली किताबें पढ़ने पर ध्यान देती थी। वह सच में एक अच्छी माँ बनना चाहती थी, इसलिए मिसकैरेज होने के बाद उसने असली मालिक से अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लिया। यह सच में बहुत अजीब बात है। सू वनकिंग के प्रेग्नेंट होने के बाद असली मालिक ने देखा कि उसका बर्ताव अच्छा हो रहा है, तो उसने और ज्यादा फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह उसे 24 घंटे अपने पास रखना चाहता था। जब भी सू वनकिंग मना करती तो वह बच्चे की भलाई का बहाना बनाता या कहता कि यह परिवार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए है, और सू वनकिंग को मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ती।
धीरे धीरे सु वनकिंग का सब्र टूटने लगा। एक बार सु वनकिंग को काम के सिलसिले में बाहर जाना था और उसके साथ जाने वालों में सॉन्ग जिंगयान भी था। असली मालिक ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह किसी और को भेजे और खुद घर पर रहकर प्रेगनेंसी पर ध्यान दे। सु वनकिंग को लगा कि वह उसकी आज़ादी में दखल दे रहा है। वह उस पर शक करता था और उसे काबू में रखना चाहता था। उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। चेंशु, क्या तुम एक बार के लिए नॉर्मल नहीं रह सकते? सबको अपने जैसा घटिया समझना बंद करो, ठीक है? यह कहकर सु वनकिंग ने जोर से दरवाजा बंद किया और चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उसी रात असली मालिक को खबर मिली कि बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से सु वनकिंग का मिसकैरेज हो गया है। आप सोच सकते हैं, जैसे ही यह हुआ उनका रिश्ता तुरंत टूट गया और उनके बीच एक भयानक झगड़ा हुआ। अगर पहले की बात करें तो सु वनकिंग को असली मालिक से सिर्फ नफरत थी, लेकिन इसके बाद वह नफरत और भी गहरी हो गई। उसने फिर कभी उस घर में कदम नहीं रखा और उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। फिर एक दिन असली मालिक ने सॉन्ग जिंगयान के पास जाकर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। यह आखिरी हद थी। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, अब ये सब पुरानी बात हो गई है। पुराना चेंशु मर चुका है। ये सब यहीं खत्म होता है। नर्सिंग होम से निकलते वक्त मेरा मूड थोड़ा खराब था। मुझे नहीं पता था कि ये मदर सू की वजह से था या फिर पुराने चेंशु की वजह से, लेकिन वह थोड़ी सी उदासी उसी वक्त गायब हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती से अपनी कार की चाबी कचरे के डिब्बे में फेंक दी थी और मेरी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। परेशानी में मैंने गुचिंग हान को फोन किया ताकि वह मुझे लेने आ सके। सुनते ही गुचिंग हान को यह बात बहुत अजीब लगी। क्या मैं तुम्हारी ड्राइवर लगती हूँ? क्या मैं बस तुम्हारे हुक्म का इंतजार करती रहूं? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैंने कहा। गुचिंग हान, यह नर्सिंग होम बहुत दूर और सुनसान जगह पर है। यहाँ कोई टैक्सी मिलना नामुमकिन है। इसलिए गुचिंग हान न चाहते हुए भी गाड़ी चलाकर वहां आई। जब हम घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था और सबसे बड़ी बात, बाहर तेज बारिश हो रही थी। बाहर तेज बारिश को देखते हुए मैंने थोड़ी दया दिखाई और गुचिंग हान को अंदर बुला लिया। मैंने उसे दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम दे दिया। अगली सुबह उम्मीद से पहले ही किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने आधी आंख खोली और नींद में ही दरवाजा खोलने चला गया। बाहर जो खड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि सु वनकिंग थी। वह बस कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सीढ़ियों से आने की आवाज सुनाई दी। गुचिंग हन की आवाज आई, जिसमें नींद से जगाए जाने का गुस्सा साफ पता चल रहा था। कौन है? सु वनकिंग का चेहरा तुरंत बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसका एक एक शब्द ऐसे निकल रहा था जैसे वह गुस्से में दांत पीस रही हो। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। तुम दोनों को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने मन ही मन गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। तो तुम्हें पता है कि तुमने किसी की नींद खराब की है, और वैसे भी ये कैसा बर्ताव है? ये मेरा घर है, ठीक है? तुम तो बस मेरी एक्स वाइफ हो। तुम्हें गुस्सा होने का क्या हक है? ऐसा चेहरा बना रही हो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। ये सब किसके लिए है? तुमने इतने समय तक मुझे धोखा दिया और मैं इतना बड़ा दिल वाला था कि मैंने जाने दिया। मैंने अपना सिर घुमाया और गुचिंग हान से जोर से कहा, कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। गुचिंग हान नखरे दिखाने वालों को संभालना अच्छे से जानती थी। आखिर वह मेरी वजह से ही बारिश में यहाँ फंसी थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि उसे ढंग से सोने भी न दूं। गुचिंग हान ने सु वनकिंग को देखा और लगता है उसकी नींद पूरी तरह खुल गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है। अगर मैं अभी सो गई तो ये बदतमीजी होगी। चेंशु, सच में तुम उन्हें अंदर बैठने के लिए क्यों नहीं कहते? मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने वापस सु वनकिंग की तरफ देखा। मेरा उसे अंदर बुलाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने अभी अभी उसका सारा सामान बाहर निकालकर साफ किया था। मैं इस घर को गंदा नहीं करना चाहता था, नहीं तो काम वाली को इसे फिर से साफ करने की परेशानी होती। मैंने आगे बढ़कर पूछा, मिस सु वनकिंग, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आई हैं? सु वनकिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। साफ था कि गुचिंग हान की उन ताना मारने वाली बातों ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया था, लेकिन वह गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। अगर ये पहले की बात होती तो वह इस घर की मालकिन की तरह बर्ताव करती और गुचिंग हान से कहती कि यहाँ से चली जाए। लेकिन अब वह गुचिंग हान के बराबर भी नहीं थी। वह तो घर के अंदर भी नहीं आ सकती थी। लेकिन इस तरह की औरतें सब्र करना अच्छे से जानती हैं। सु वनकिंग भी ऐसी ही थी। उसने एक गहरी सांस ली, गुचिंग हान को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने बैग से एक चाबी निकाली। तुम कल इसे मेरी माँ के घर छोड़ आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हारे पास पहुंचा दूं। उसके कहने का मतलब यह था कि वह यहाँ सिर्फ अपनी माँ के कहने पर आई है। शुक्रिया। मैंने चाबी ले ली। वैसे तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास एक और चाबी है। सु वनकिंग कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैंने कुछ सेकंड्स इंतजार किया। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा था। मैंने उसे आराम से याद दिलाया, मिस सु वनकिंग, क्या कोई और बात है? अगर सु वनकिंग जाने का यह साफ इशारा नहीं समझ पाती तो आज वह जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने की उसकी सारी मेहनत बेकार जाती। उसने अपने होंठों को जोर से दबाया, नहीं, और दरवाजा बंद होने की आवाज आई।
मैंने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। गु चिंगहान सीढ़ियों पर खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, तुम तो सोने जा रही थी ना, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? गु चिंगहान ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कीं, अपने हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि तुम्हारा अपनी एक्स वाइफ के लिए बर्ताव कुछ ज्यादा ही बेरहम लग रहा है। मैं बिल्कुल चुप हो गया। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहो। गु चिंगहान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। चेंशु, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं देख सकते कि वह क्या सोच रही है। मैंने पलटकर पूछा। क्या सोच रही है? गु चिंगहान पीछे की तरफ झुकी और आलस से बोली, वह तुमसे मिलना चाहती थी। नहीं तो वह इतनी सुबह सुबह भागती हुई यहाँ कभी नहीं आती, सिर्फ एक कार की चाबी खुद देने के लिए। और जब उसने मुझे इस घर में देखा तो उसका चेहरा इतना खराब नहीं बनता। मैंने अपना सिर हिलाया। तो क्या हुआ? गु चिंगहान ने रेलिंग पर अपनी उंगलियां चलाईं और आराम से पूछा, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? क्या महसूस होगा? क्या उसके वापस आने पर मैं एक कुत्ते की तरह उसके पीछे भागूं? मुझे यह थोड़ा मजाकिया लगा। गु चिंगहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह थोड़ी सीधी होकर खड़ी हो गई। मैंने अपने कंधे उचकाए। मुझे तो बस लगता है कि मैंने उसे तलाक देने में बहुत देर कर दी। अगर मुझे पहले पता होता कि वह कैसी लड़की है तो मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ देता। मैंने बिना वजह अपना इतना वक्त खराब किया। गु चिंगहान ने शायद मेरे मुंह से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसने कुछ देर मुझे घूरा और फिर अचानक अपना सिर घुमाया और जोर से हंस पड़ी। बुरा नहीं है चेंशु, आखिरकार तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई। मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे बस करो, मैं तो अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। तुम तो इस खेल की असली खिलाड़ी हो, जो बिना किसी दाग के हर मुश्किल से निकल जाती हो। गु चिंगहान थोड़ी परेशान हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरा उन लड़कों के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैंने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे पता है, मुझे पता है। मालकिन, आप तो बस दिखावे के लिए उनके साथ खेल रही हैं। आपको अभी तक आपका सच्चा प्यार नहीं मिला है। क्या सभी कहानियों में ऐसा नहीं लिखा होता कि नखरेबाज लड़की को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही जाता है और वह अपने पुराने सारे हिसाब किताब को 10 गुना करके चुकाती है, 10 गुना करके चुकाती है। गु चिंगहान ने मुझे हैरानी से देखा और बस एक बात कही, मुझे पता था कि तुम जैसे बेवकूफ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वह वापस सोने चली गई। मैं दोपहर तक सोता रहा। जब पेट में भूख की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे फोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। यह सब इस शरीर के असली माँ बाप के थे। उन्हें देखते हुए मुझे समझ आया कि उन्होंने अचानक मुझे फोन क्यों किया था। उन्हें सु वंकिंग के साथ मेरे तलाक के बारे में पता चल गया था। क्या तुमने और सु वंकिंग ने तलाक ले लिया? तुम आखिर सोच क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, सु वंकिंग की कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम तो उनके साथ बिजनेस की बात भी कर रहे हैं। अब जब तुमने ये कर दिया है तो हम क्या करेंगे? तुम अब बड़े हो गए हो। तुम अभी भी इतने गुस्से में फैसले क्यों लेते हो? ऐसे ही तलाक ले लिया। क्या तुम कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते? तुम बहुत मतलबी हो। मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। जो भी हो, वही सब पुरानी बातें बार बार लिखी थीं। मैंने उसे थोड़ी देर देखा और फिर ध्यान देना छोड़ दिया। मैं कुछ खाना ढूंढने बाहर गया था। खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने हैरानी से देखा, टेबल पर ढेर सारा अच्छा खाना रखा हुआ था और गु चिंगहान आराम से उस मजेदार खाने को खा रही थी। जू चिंगहान, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जमीर नहीं है? अकेले अकेले खा रही हो? गु चिंगहान ने हैरानी से अपनी आईब्राव उठाई। क्या मैं तुम्हारे लिए भूखी रहूं? बहुत सही बात कही। बिल्कुल सही बोला। इस बात का जवाब देना मुश्किल था। मैं सीधा आगे गया और चॉपस्टिक्स उठा ली और अपना पसंदीदा फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क उठाया। बाकी सब बातों को छोड़कर गु चिंगहान को खाने की सच में बहुत अच्छी समझ है। उसके खास किचन से मंगवाया गया खाना पैक करवा कर लाने पर भी बाकी सब जगह से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जू चिंगहान अचानक बोली, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे हो। मैंने ब्रेस्ड रिब्स का एक और टुकड़ा उठाया। मुझे पता है। गु चिंगहान ने एक पल के लिए अपनी चॉपस्टिक्स रोकी। उसने मेरे फोन की तरफ देखा। क्या तुम्हें उन्हें वापस फोन नहीं करना चाहिए? मैंने हाथ से इशारा किया। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बोलने दो। जो होना था वो हो गया। अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मेरे फोन की घंटी फिर से बजी। दूसरी तरफ से तुरंत चिल्लाने की आवाज आई, चेंशु, अभी के अभी सु युआनकिंग के पास जाओ। उससे कहो कि तुम गलत थे। उससे कहो कि तुमने गुस्से में ऐसा किया और उससे वापस शादी करने की भीख मांगो। उस तेज औरत की आवाज सुनकर मैंने अपना मुंह बनाया। मैंने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर किया। रोमारे, इनकी हिम्मत तो देखो, कितने बड़े सपने देख रहे हैं। डांट खाना या सु युआनकिंग के हाथों मरना। मुझे अच्छी तरह पता है कि दोनों में से क्या ज्यादा बुरा है। चेंशु, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैंने आखिरकार जवाब दिया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। सीधी बात है, मैं यह नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। चेंशु, क्या अपने माँ बाप से बात करने का यही तरीका है? मैं हैरान था।
क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अब तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? क्या तुम भूल गईं? दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। ऐसा लगा कि वह और चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। जो भी हो, मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कह दी है। मैं बिजी हूँ, फिर कभी बात करेंगे। यह कहकर मैंने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। ग्यूचिंग हान ने यह सब होते हुए देखा, बिना किसी डर के आराम से किया गया काम। उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बहुत अच्छे, चेंशू। अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन अब तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की भी हिम्मत कर ली। मेरे मुंह में अभी भी मीट का एक टुकड़ा था। मैंने मुंह में ही जवाब दिया, जहाँ जुल्म होता है वहां लोग आवाज भी उठाते हैं। गूचिंग हान ने एक हल्की सी हंसी हंसी। वह थोड़ा आगे की तरफ झुकी। तो इस हिसाब से शायद एक दिन मेरी बारी भी आएगी। मैंने उसे थम्स अप किया और उसकी समझ की तारीफ की। मुझे उसके इस रिएक्शन पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वह इस शरीर के असली मालिक के साथ बड़ी हुई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि पुराना चेंशू कैसा था। जो चीजें मैं अभी कर रहा था, उसके हिसाब से उन्हें एक ही लाइन में कहा जा सकता था कि मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कोई भी इस मुश्किल में फंसेगा वह भी पागल हो जाएगा। बिना किसी हीरो की ताकत के एक बुरा साइड कैरेक्टर बनना, इसका मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जल्दी भागना पड़ेगा। ओह हाँ, मेरे लिए एक नई जगह ढूंढने में मदद करो। ये जगह बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ लोग बार बार आकर परेशान करते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला है। सिर्फ सू युआनकिंग ही नहीं, बल्कि इस शरीर के असली मालिक की फैमिली भी। उनमें से हर एक रिश्तेदार परेशानी खड़ी करने वाला है। मैंने आज उन सबके साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया है। कौन जाने कब वे मेरे दरवाजे पर आकर परेशानी खड़ी कर दें। मेरे पास उनसे निपटने का फालतू वक्त नहीं है। जूचिंग हान ने जवाब दिया, यह मुझ पर छोड़ दो। गूचिंग हान सच में एक अमीर खानदान की लड़की की तरह थी। भले ही वह अपना ज्यादातर वक्त खाने पीने और मजे करने में बिताती थी, लेकिन जब सच में जरूरत होती तो वह बहुत भरोसेमंद थी। अगले ही दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसने शहर के वेस्ट साइड में एक विला पसंद किया है। पहला मालिक बाहर देश चला गया है, उन्हें जल्दी बेचना है। ये नया बना है और अभी तक कोई इसमें नहीं रहा है। तुम्हें सच में बहुत सस्ते में मिल गया। मैं उसके इस जल्दी काम करने से बहुत खुश था। उसी दिन मैं गूचिंग हान को अपने साथ ले गया, मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हमने बहुत जल्दी से नाम बदलवाया और साथ ही पुराने विला को बेचने के लिए भी डाल दिया। मैंने एक मूविंग कंपनी को फोन किया। सामान उठाने वाले लोग ऊपर नीचे भागते रहे, बिना रुके काम करते रहे। एक तरफ खड़े होकर देखते हुए मैं हैरान था। सिर्फ इस घर बदलने के दौरान ही मुझे पता चला कि असली मालिक के पास कितना सारा सामान था। क्या मुझे इन लोगों को इस सब के लिए अलग से पैसे नहीं देने चाहिए? मिस्टर चेन, इस बॉक्स में क्या है? ये बहुत भारी है। एक मूवर तीसरी फ्लोर से एक बड़ा डब्बा नीचे लेकर आया। डब्बा अच्छे से बंद था। बाहर से देखकर नहीं पता चल रहा था कि अंदर क्या है। जैसे ही मैं आगे बढ़कर देखने वाला था, मुझे अचानक एक फोन कॉल आया। हेलो, सुनिए, क्या आप मिस्टर चेन हैं? मैं तीसरे पीपल्स हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी अचानक सड़क पर बेहोश हो गई। क्या आप जल्दी से यहाँ आ सकते हैं? मैं हैरान रह गया। सू युआनकिंग बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। आपने गलत इंसान को फोन किया है। मैं उसका पति नहीं हूँ। दूसरी तरफ वाला इंसान हैरान हो गया, लेकिन पेशेंट के फोन में जो नाम सेव था मुझे अचानक याद आया। जब सू युआनकिंग प्रेग्नेंट थी, तब इस शरीर के पुराने मालिक ने जिद की थी कि वह अपने फोन में उसका नाम बदले, चेनशू, बेबीज डैडी के नाम से। सू युआनकिंग उससे जीत नहीं पाई, इसलिए उसने उसे ऐसा करने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिवोर्स के कुछ समय बाद भी वह इसे बदलना भूल गई होगी। अब उसकी तबीयत कैसी है? पेशेंट शायद लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुई है। जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी आपको जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। एक काम करते हैं, आप लोग उसके अभी के बॉयफ्रेंड सॉन्ग जिंगनियन से बात कीजिए और उसे फोन कीजिए। उसका नंबर पक्का उसके फोन कॉन्टैक्ट्स में होगा। आगे से अगर कुछ भी हो तो बस सीधे उससे ही बात करना। मैंने फोन रख दिया और देखा कि लिविंग रूम में बहुत सारे डब्बे जमा हो गए हैं। इन सबको खोलने में कितना समय लगेगा? पहले सब कुछ अंदर रख देते हैं। जब मुझे खाली समय मिलेगा तब मैं इसे ठीक से रख दूंगा। अच्छी बात यह है कि नया घर काफी बेडिडा है। मैंने हाउसकीपर से सामान को थोड़ा ठीक करने को कहा और फिर मैं कुछ गेम्स खेलने चला गया। मैं एक मशहूर बारबेक्यू जगह पर भी गया जो ऑनलाइन बहुत ट्रेंड कर रही थी। स्वाद बुरा नहीं था और वहाँ का डेकोर भी बहुत बढ़िया था। मैं कुछ फोटोज खींचने से खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, चेक्ड इन, एक और दिन मेहनत करने का। मैंने बीच में अपनी एक बहुत ही हैंडसम सेल्फी भी डाल दी। मेरे दोस्तों ने पोस्ट पर लाइक्स की बारिश कर दी, यहाँ तक कि गूचिंग हान ने भी, जो एक आलसी लड्डुडकी है और सोशल मीडिया पर बहुत कम आती है, एक कमेंट किया, ये जगह काफी अच्छी है। मैंने रिप्लाई किया, क्या तुमने यहाँ खाना खाया है? गूचिंग हान ने घमंड से रिप्लाई किया, बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट मैंने ही खोला है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। उसने एक बार फिर मेरे सामने अपना रोब झाँध दिया, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था, सॉन्ग जिंगयान ने भी मेरी पोस्ट पर कमेंट किया था।
वह ऊपर से तो बड़द्धा तमीजदार बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुझसे सवाल पूछ रहा था और रोब झाँध रहा था, जैसे वह खुद को मुझसे बहुत बड़ा समझता हो। चेनशू, भले ही तुम्हारा और वांगचिंग का डिवोर्स हो गया है, लेकिन वह अभी हॉस्पिटल में है। तुम उसे देखने तक नहीं आए। क्या यह सच में ठीक है? जैसे ही यह कमेंट आया, मेरा सोशल मीडिया तुरंत हिल गया। सू वांकिंग से मेरे डिवोर्स की खबर सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। मैंने तो अभी तक अपने डिवोर्स की पोस्ट भी नहीं लिखी थी, और यह यहाँ आकर मुझे सही और गलत का ज्ञान दे रहा है। मैंने भी तुरंत बेडिडे ही मासूम बनकर उसे जवाब दिया, एक अच्छे एक्स को तो मरा हुआ ही समझना चाहिए। मुझे बस डर था कि तुम गलत न समझ बैठो, समझे? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं उसे देखने चला जाता हूँ। आखिरकार हम पहले क्लासमेट्स तो थे ही, उसका हालचाल पूछना तो बनता ही है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी टाइमलाइन पर अचानक हंगामा हो गया। लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सॉन्ग जिंगयान ने खुद ही वह कमेंट डिलीट कर दिया। क्या उसे लगा कि डिलीट करने से सब खत्म हो गया? मैंने तुरंत सबके सामने एक कमेंट लिखकर सलाह मांगी, अपने दोस्तों से जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। कृपया बताएं कि मुझे अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, और उसके नए लवर के लिए भी। मेरी मदद करो, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। 1 घंटे बाद मैं एक फलों की टोकरी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचूंगा, मुझे सॉन्ग जिंगनियन की रोने जैसी आवाज सुनाई देगी। युएनचिंग, प्लीज गुस्सा मत हो। मुझे पता है इस बार मेरी गलती थी, लेकिन मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। सू युआनकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। सॉन्ग जिंगयान परेशान और दुखी आवाज में बोला, तुम बेहोश तक हो गई थी। हॉस्पिटल ने खास तौर पर उसे फोन किया था, फिर भी वह तुमसे मिलने तक नहीं आया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? सू युआनकिंग की थकी हुई आवाज आखिरकार सुनाई दी। मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद अंदर से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। सॉन्ग जिंगयान दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरानी से वहीं रुक गया। सू युआनकिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड और रोब बिल्कुल नहीं था। वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और उसे ड्रिप लगी हुई थी। वह बहुत ही कमजोर और बेचारी लग रही थी। मुझे देखकर उसकी उदास आंखों में अचानक एक चमक आई। वह थोड़ी घबराई हुई और परेशान लग रही थी। चेंशू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सॉन्गजिंग नियन के पास से निकलकर अंदर चला गया। मुझे लोगों के मजाक और तानों का कोई डर नहीं था। लोग कह रहे थे कि डिवोर्स के तुरंत बाद मुझे अपनी एक्स वाइफ के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हम दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सू युआनकिंग का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने पक्का मुझे और सॉन्ग जिंगयान को वीचैट पर लड़ते हुए देख लिया था। वह बहुत घमंडी थी। वह सबके सामने अपना मजाक बनना कैसे बर्दाश्त करती? यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। मेरे लिए उसके दिल में नफरत अब और ज्यादा बढ़ गई होगी, यह सोचकर ही मुझे चिढ़ हो रही थी। खैर, मैं यहाँ आ तो गया हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। सू युआनकिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदले। उसने कहा, चेंशू, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा? मैंने अपनी आईब्रो उठाई और सीधे पूछा, क्या? जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम तीसरे दिन तक मुझसे मिलने नहीं आई थी। तुम्हारे मुकाबले तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा और वफादार हूँ। सू युआनकिंग का चेहरा गुस्से और शर्म से बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। हाउसकीपर का फोन था। सर, मैंने आपका लगभग सारा सामान पैक कर दिया है, लेकिन एक बॉक्स बचा है जिसे मैंने अभी तक नहीं छुआ। वह मिट्टी के बर्तनों से भरा है। मैं उस बॉक्स का क्या करूं? मैं हैरान रह गया। मिट्टी के बर्तन? हाँ, और लगता है वह आपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। मैंने अपनी तिरछी नजर से देखा कि सू युआनकिंग भी हैरान खड़ी थी। तभी मुझे अचानक सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया। वह मिट्टी के खिलौने और बर्तन सच में इस शरीर के असली मालिक ने बनाए थे। कॉलेज के दिनों में सू युआनकिंग मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करती थी। उस वक्त, क्योंकि असली मालिक उसे पसंद करता था और उसे मनाना चाहता था, इसलिए वह लगभग हर रोज उस दुकान पर चला जाता था। वह वहां पूरी दोपहर बैठा रहता था। उसे यह काम बिल्कुल नहीं आता था, और न ही उसके पास सब्र था। उसका पूरा ध्यान और उसकी आंखें सिर्फ सू युआनकिंग पर ही रहती थीं। इस वजह से वह हर बार खुद को मिट्टी से पूरा गंदा कर लेता था और घर पर बहुत ही बदसूरत और अजीब सी बनी हुई चीजें लेकर आता था। फिर भी वह बिना थके यह सब खुशी खुशी करता था। उसे इस बात से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। बाद में सू युआनकिंग से उसका यह हाल देखा नहीं गया, और उसने बताया कि वह सब गलत तरीके से कर रहा है। असली मालिक ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और कहा, तो फिर तुम ही मुझे सिखा दो। सू युआनकिंग ने साफ मना कर दिया, लेकिन असली मालिक बहुत अमीर था और खुले पैसे खर्च करता था, और उस दुकान का एक वीआईपी कस्टमर था, इसलिए वह उसे नाराज नहीं कर सकती थी। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सू युआनकिंग ने वह नौकरी नहीं छोड़ दी। उसके बाद ही असली मालिक ने वहां जाना बंद किया। वह मिट्टी की चीजों का बॉक्स इसी तरह से भरा था। वे चीजें जरूरी नहीं है, उन सबको कचरे में फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, तभी अचानक, रुको, सू युआनकिंग अचानक बोली,
तुम अपना घर बदल रहे हो? मुझे मानना पड़ेगा, इस औरत का दिमाग कभी कभी सही चल जाता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सू युआनकिंग ने पूछा, तुम कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? सू युआनकिंग ने पूछा, तुम कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? इतना अचानक क्यों? मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मिस सू, मुझे एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ, अब इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सू युआनकिंग की बोलती बंद हो गई, जैसे उसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। बहुत देर बाद उसने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, अगर तुम्हें वे मिट्टी के बर्तन नहीं चाहिए तो मैं किसी को भेजकर उन्हें अपने पास मंगवा लूंगी। मैंने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, वे मेरी चीजें हैं, मेरी मर्जी मैं उन्हें रखूं या कचरे में फेंक दूं। पता नहीं मेरी इस बात से सू युआनकिंग को क्या दुख हुआ, लेकिन इस बात ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी तुरंत खत्म हो गई, जैसे हवा के चलते कोई छोटा सा दिया बुझ गया हो। सॉन्ग जिंगयान घबराकर जल्दी से उसके पास आया। युएनचिंग, क्या तुम ठीक हो? सू युआनकिंग ने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया और उसका हाथ हटाने की कोशिश की। सॉन्ग जिंगयान वहीं खड़ा रह गया और उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे इनके इस नाटक में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं वहां से जाने के लिए पीछे घूमा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर ने मुझे आवाज दी। मैंने ऊपर देखा तो वहां एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह मुझे ध्यान से देखते हुए बोली, तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं थोड़ा हैरान हो गया। फिर मेरी नजर उसके कोट पर लगे नेम टैग पर पड़ी। वह लेडीज डॉक्टर की हेड थी। मेरे दिमाग में एक शक हुआ, इस शरीर के असली मालिक का इस डॉक्टर से सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता था, और वह था पहले वाला बच्चा। पूछने के लिए शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आज बस यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था, मैंने गोलमोल जवाब दे दिया। यह सुनकर उसने चैन की सांस ली। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब तुम दोनों की उम्र हो रही है। अगली बार जब प्रेगनेंसी हो तो तुम लोग उसे ऐसे ही अबॉर्ट नहीं कर सकते। मैं सुनकर वहीं जम गया। इन दो छोटी बातों में बहुत बड़ा राज छुपा था। क्या सू युआनकिंग का अचानक मिसकैरेज नहीं हुआ था? उस रात जब असली मालिक भागकर हॉस्पिटल आया था, तब सू युआनकिंग को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया जा चुका था और सॉन्ग जिंगनियन उसके बेड के पास ही खड़ा था। युएनचिंग, तुम ये क्या कर रही हो? सॉन्ग जिंगनियन की घबराई हुई आवाज अचानक मेरे पीछे से आई। मैंने पीछे घूमकर देखा तो सू युआनकिंग अपने हाथ से ग्लूकोज की सुई निकाल रही थी। उसने सॉन्ग जिंगनियन को एक तरफ धक्का दे दिया और भागती हुई मेरी तरफ आने लगी। वह तुरंत भागकर आई और मेरा रास्ता रोक दिया। वह फीमेल डॉक्टर के सामने खड़ी हुई, उसकी आवाज में बहुत टेंशन थी। डॉक्टर, यह मेरे और मेरे पति के बीच का पर्सनल मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरा पूरा शरीर एक बार फिर ठंडा पड़ गया। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सू युआनकिंग की तरफ देखा। पहली बार मुझे लगा कि यह सुंदर चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। सू युआनकिंग, इस सब का क्या मतलब है? फीमेल डॉक्टर ने परेशानी से अपनी आईब्राउ सिकोड़ी। क्या आपको नहीं पता था? आपकी पत्नी ने कहा था कि अभी आप दोनों का पूरा ध्यान अपने करियर पर है और आप दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अबॉर्शन करवाने का फैसला किया, और आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं घर कैसे पहुंचा, क्योंकि मेरा पूरा शरीर इस अचानक मिली खबर से मैं इतना शॉक हो गया था कि मुझे चक्कर आने लगे। मैं काफी देर तक स्टडी रूम में बैठा रहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। किताब में साफ लिखा था कि चेन शू की बहुत ज्यादा जलन की वजह से उसका सू युआनकिंग के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से गलती से उसका मिसकैरेज हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरे शरीर में कहीं दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में महसूस कर सकता हूँ। उस पल को जब उसे पता चला कि बच्चा अब नहीं रहा, वह पूरी निराशा और बेहद दर्द, मैं इन फीलिंग्स से बाहर निकलना चाहता था। हाउसकीपर ने अभी अभी स्टडी रूम साफ किया था। मैंने वहां थोड़ी खोजबीन की और मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें उसके कॉलेज का सामान रखा था। आखिर में बॉक्स के सबसे नीचे मैंने एक कॉलेज की स्क्रैप बुक निकाली। मिसकैरेज की कहानी पहले ही नॉवल से अलग हो चुकी थी, तो क्या बाकी चीजों में भी कोई बदलाव हो सकता है? पहला पेज पलटते ही वहां मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान खींची गई एक फोटो थी। ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में वह लड़का बहुत प्यारी स्माइल कर रहा था। उसके पीछे स्टेज पर एक पतली और सुंदर लड़की की परछाई दिख रही थी। भले ही वह थोड़ा दूर थी, लेकिन कोई भी एक नजर में देखकर बता सकता था कि वह कॉलेज के दिनों की सू युआनकिंग थी। उसके नीचे कुछ छोटी लाइंस लिखी हुई थीं। मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले ही दिन मेरे ठीक पास एक लड़की धूप की वजह से बेहोश हो गई। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाकर मेडिकल रूम ले गया। वह फूल जैसी हल्की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के ड्रिल के दौरान मैं उसे स्टेज पर नए स्टूडेंट्स की तरफ से स्पीच देते हुए देखूंगा। तो इसका नाम सू युआनकिंग है। सेल्फी के बहाने अपने क्रश की चोरी छिपे फोटो लेना एक बिल्कुल आम बात है। ये शायद तब की बात है जब उसने अभी अभी सू युआनकिंग को पसंद करना शुरू किया था। मुझे यह थोड़ा अजीब और मजाकिया लगा। इस शरीर के असली मालिक को सू युआनकिंग से पहली नजर में ही इतना सिंपल प्यार हो गया था। मैं खुद को अपना चेहरा छूने से नहीं रोक पाया। किताब का चेंशू बहुत मतलबी और जिद्दी था। वह इतना गुस्से वाला था कि इस फोटो से बिल्कुल अलग लगता था।
इस प्यारी स्माइल वाले लड़के से बिल्कुल अलग। एक जवान लड़के के बारे में ऐसा सोचना सच में मुश्किल है, जिसकी आंखों में इतने सारे सपने थे कि वह आगे चलकर एक शक्की, जिद्दी और गुस्से वाला और एक बेहद मतलबी इंसान बन गया। मैंने आगे के पेजेस पलटना जारी रखा और देखा कि हर एक फोटो सच में सू युआनकिंग से जुड़ी हुई थी। क्लासरूम में बैठकर उसकी पढ़ाई करने की फोटो, बैडमिंटन कोर्ट में रैकेट घुमाने की फोटो, हवा में उड़ते हुए उसके लंबे बाल, कैंटीन में चुपचाप अपना खाना लेकर अकेले बैठकर खाना और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली शॉप पर सिर झुकाकर ध्यान से काम करना। कभी कभी इन फोटोज के पास उसने अपने दिल की बातें भी लिखी हुई थीं। जो क्लासेस वह लेती है वह बहुत बोरिंग है। मुझे एक भी चीज समझ नहीं आती। कोई लड़की पढ़ाई में टॉप करने के साथ साथ बैडमिंटन में इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वह हमेशा अकेले ही खाना खाती है और कैंटीन में हमेशा सबसे सस्ता खाना लेती है। क्या उसका पेट भरता भी होगा? वे हमेशा बहुत बिजी लगती है। उसके पास मुझसे एक शब्द भी बोलने का वक्त नहीं है। यह स्क्रैप बुक इस शरीर के असली मालिक के सू युआनकिंग के लिए एक तरफा प्यार की कहानी थी, जो उसने कॉलेज के 4 सालों में लिखी थी। उसने उसकी बहुत सारी फोटोज खींची थीं। हर एक फोटो और हर एक लाइन नॉवेल के चेनशू से बिल्कुल अलग थी। लगता है वह किसी और को पसंद करती है, लेकिन वह इंसान मैं नहीं हूँ। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? कल ग्रेजुएशन है। क्या मुझे हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए और फिर इस एक तरफा प्यार को हमेशा के लिए बाय बोल देना चाहिए? हम अभी आधी ग्रेजुएशन फोटोज ही खींच पाए थे कि वह अचानक चली गई। मैं उसके पीछे गया और मुझे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इस पेज पर ग्रेजुएशन की फोटो होनी चाहिए थी, लेकिन सू युआनकिंग की वजह से यह पेज बिल्कुल खाली था। असली मालिक ने उसकी वजह से अपनी खुद की ग्रेजुएशन फोटो भी नहीं खिंचवाई थी। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये नोटबुक मुझे बहुत भारी लग रही थी। इतनी भारी कि मेरे लिए आगे के पेजेस पलटना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आगे पढ़ा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा। मेरे सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सांस छोड़ भी नहीं पा रहा था। किसी अनजानी ताकत के खींचने पर मैं पन्नों को पलटता गया। वह एक शादी की फोटो थी। सच कहूं तो वह शादी के सर्टिफिकेट की फोटो थी। शादी के सर्टिफिकेट की उस फोटो में चेंशू के चेहरे पर अभी भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। बस वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सू वानकिंग का चेहरा बिल्कुल ठंडा और उदास था। फोटो के खुशी वाले लाल बैकग्राउंड के हिसाब से उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। तब मुझे याद आया, उन दोनों ने कभी सच में शादी की फोटोज नहीं खिंचवाई थीं। 1 साल तक सोचने और परेशान होने के बाद आखिरकार सू वानकिंग ने चेंशू से शादी करने का फैसला किया। उसे उस आदमी से शादी करने को नहीं मिला जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उस वक्त उसकी माँ भी हॉस्पिटल में थी, इसलिए उन्होंने न तो शादी का कोई फंक्शन किया और न ही शादी की फोटोज खिंचवाई। मैंने पहले सोचा था कि उस रात जो सू वनकिंग के साथ उसका आखिरी दिन था, चेंशू ने दिल की बहुत सारी बातें लिखी होंगी, लेकिन सच तो यह था कि यह पन्ना बिल्कुल खाली था। इस पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। मैं बहुत देर तक उस फोटो को देखता रहा। मेरे सीने में एक अजीब सा दुख और दर्द उठने लगा। 5 साल का एक तरफा प्यार, 5 साल की शादी, और फिर भी दोनों की साथ में सिर्फ यही एक फोटो थी। मैंने अपने दिमाग के बुरे ख्यालों को रोका और पन्नों को पलटना जारी रखा, लेकिन आगे सू वनकिंग की कोई और फोटो नहीं थी। बस बीच बीच में लिखी हुई डायरी की बातें बची थीं। वह आजकल बहुत बिजी लगती है। कंपनी अभी नई नई बनी है। उसे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ता है। वह बहुत मेहनत करती है। मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन वह क्लाइंट्स के साथ मीटिंग से आई तो उसमें से अल्कोहल की बदबू आ रही थी और वह आते ही बिस्तर पर सो गई। उसने कंपनी के पास एक फ्लैट खरीदा है ताकि आने जाने में आसानी हो, लेकिन वह आदमी भी वहां क्यों है? मैं जानता हूं कि उसके दिल में जो उसकी जगह है मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा हो, सिर्फ हम दोनों का। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? मैं आज फिर नर्सिंग होम गया था और वहां मेरी मुलाकात गू चिंगहान से हुई, जो अपने दादाजी को डिस्चार्ज करवा रही थी। उसने मुझे दिमाग न होने के लिए डांटा। उसने कहा कि सू वनकिंग जैसी औरत के सामने ये सब तरीके बिल्कुल बेकार हैं। मैं तुरंत वहां से घूमकर चला गया, क्योंकि मैं अंदर से जानता था कि वह सच कह रही थी। मैं पहले हार मानने वाला था, लेकिन उस रात सू वनकिंग घर आई। पता नहीं काम पर सब ठीक था या नहीं, पर वह पूरी तरह नशे में थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैंने उसे किस कर दिया, और पहली बार उसने भी मुझे वापस किस किया। बीच में एक बड़ा सा खाली हिस्सा था, जब तक कि डायरी की एक और बात सामने नहीं आई। लगता है वह प्रेग्नेंट है। मैं पन्नों को आगे पलटता गया। वह 2 महीने चेंशू और सू वनकिंग के रिश्ते के सबसे शांत दिन थे। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि सू वनकिंग में यह बदलाव सिर्फ बच्चे की वजह से आया था, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ मांग भी नहीं सकता था। बहुत साल पहले से ही वह इस औरत से इतना ज्यादा प्यार करता था कि खुद को रोक नहीं पाता था। उसे लगता था कि वह उसकी जिंदगी की रोशनी है। वह उससे थोड़ा सा प्यार और अपनापन चाहता था, लेकिन यह शुरुआत से ही एक गलती थी। ये सब जो सुंदर सपने लग रहे थे, वे आखिरकार बहुत बुरे तरीके से टूट गए।
आखिरी पन्ना एक अबॉर्शन का पेपर था जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और उसे टेप से वापस जोड़ा गया था। उस पेपर के नीचे राइट साइड में सू वंकिंग के साइन थे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े झटके जैसा था। मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। बहुत सारी पुरानी बातें मेरे दिमाग में आने लगीं। मैं एक ऐसी तड़पती हुई मछली जैसा था जो सांस लेने के लिए पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बड़ी लहर ने उसे वापस अंदर खींच लिया हो। मुझे आखिरकार याद आ गया, मैं किसी किताब के अंदर नहीं आया हूँ। मैं ही चेंशू हूँ। कमरे की खामोशी में अचानक मेरे फोन की घंटी बजी, जिसकी आवाज बहुत तेज लगी। गु चिंगहन का फोन आ रहा था। मैंने फोन उठाने के लिए स्क्रीन को स्वाइप किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, गु चिंगहन ने सीधे पूछा, क्या तुम आज हॉस्पिटल में सू वंकिंग से मिलने गए थे? वह तो आज दोपहर को ही काम के सिलसिले में फ्लाइट से बाहर गई थी। देखा जाए तो उसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैंने स्टेटस लगाया था, फिर भी उसे इतनी सारी बातें इतने साफ तरीके से नहीं पता होनी चाहिए थीं। मैंने मना नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? वह थोड़ी देर के लिए रुकी। सू वंकिंग ने अभी मुझे फोन किया था। वह तुम्हारे बारे में कुछ बातें पूछ रही थी। अच्छा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरा आगे कुछ भी पूछने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरी शांत आवाज सुनकर गु चिंगहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतनी रात हो गई है, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं बस बोलने ही वाला था, तभी मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। दरवाजे पर सच में सू वंकिंग खड़ी थी। मैंने गु चिंगहन का फोन काट दिया और दरवाजा खोलने के लिए नीचे गया, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उसके पीछे से स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी एक लंबी परछाई बन रही थी। इस वजह से उसका आधा चेहरा रोशनी में और आधा अंधेरे में दिख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ तब से लेकर अभी तक 3 घंटे बीत चुके थे। उसे अब जाकर यह बात कहने की याद आई है। मैंने बिना किसी इमोशन के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब बीत चुका है, मुझे अब इस माफी की कोई जरूरत नहीं है। सू वंकिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ, मैं सब बता सकती हूँ। उस दिन मैंने सच में बिना सोचे समझे गुस्से में वह सब कर दिया। क्या वह सच में बिना सोचे समझे किया था या पहले से सोचा समझा प्लान था? मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चे को पेट में रखना तुम्हारे लिए इतना बड़ा दुख बन गया था, है ना? सू वंकिंग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, शुरू में मैं सच में इस बच्चे को नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा दिन ब दिन बड़ा होने लगा, मैं सच में, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे भी इस बात का बहुत पछतावा है। अब पछतावा हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? सू वंकिंग की आंखों में देर से आने वाला पछतावा साफ दिख रहा था। उसके कंधे कांप रहे थे और रोने की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई। तुम चाहती थी कि मुझे लगे कि तुम्हारा मिसकैरेज मेरी वजह से हुआ है, ताकि मैं हमेशा खुद को दोषी मानता रहूं और मैं कभी भी बच्चे का सहारा लेकर तुम पर दबाव ना बना सकूं। इस तरह मैं तुम्हें छोड़ने और आजाद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। सही कहा ना? सू वनकिंग अचानक हैरान रह गई। अपने दिमाग में वह हमेशा से यही मानती थी कि मैं एक मतलबी आदमी हूँ, जो जिद्दी है, लापरवाह है और बदले की भावना से भरा हुआ है। जब तक बच्चा नहीं रहेगा, मेरे पास उसे अपने साथ बांध कर रखने की कोई वजह नहीं बचेगी। उसने अपना मुंह खोला, जैसे उसके लिए एक एक शब्द बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन यह बात तो हम दोनों के बीच की है। उस दिन तुमने अचानक सॉन्ग जिंगयान पर हमला क्यों किया? मैंने खामोशी से उसे देखा। ये वही औरत थी जिसे मैंने इतने सालों तक टूटकर प्यार किया था और जिसके लिए मैं तरसा था। लेकिन इस वक्त भी उसे सिर्फ उस दूसरे आदमी की चिंता थी। मैं जोर से हंस पड़ा। इसका कोई बड़ा कारण नहीं है, मुझे बस उसकी शक्ल पसंद नहीं थी। वह इसी के लायक था। लेकिन जो भी हो, अब बच्चा जा चुका है और हमारा डिवोर्स भी हो चुका है। सू वांकिंग, अब तुम आजाद होकर उसके पास जा सकती हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं? सू वानकिंग अचानक गुस्से और दुख में पागल सी दिखने लगी। वह आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती चेंशू। मुझसे इस तरह बात मत करो प्लीज। मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और मैं उसे खुद से दूर धकेलने ही वाला था। तभी पीछे से अचानक एक धीमी हंसी सुनाई दी। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। सू वानकिंग तुरंत वहीं रुक गई। तब मैंने साफ देखा, जो इंसान वहां आया था उसे तो कहीं और होना चाहिए था। वह गु चिंगहान थी, जिसे बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने कहा, सू वनकिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, तुमने ही तो डिवोर्स मांगा था, तो अब उसके पीछे पड़ना बंद करो। सू वनकिंग ने गुस्से में अपना होंठ चबाया और वह गु चिंगहान को गुस्से से घूरने लगी। मेरे और चेंशू के बीच क्या चल रहा है? उससे तुम जैसे बाहर वाले को क्या लेना देना? गु चिंगहान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह अपनी हाई हील्स में आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और उसने बड़े आराम से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुझे देखकर एक प्यारी और मासूम सी स्माइल दी।
क्या तुम अपनी पुरानी पत्नी के पास वापस जाने की सोच रहे हो? मेरा दिमाग थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने बस अपना सिर हिला दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे तुम अचानक वापस क्यों आ गईं? जू चिंगहान ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। अगर मैं वापस नहीं आती तो क्या मैं उसे तुम्हें परेशान करते हुए देखती रहती? सु वनकिंग ने गुस्से से गू चिंगहान के हाथ को देखा, जो मेरे हाथ को पकड़े हुए था। उसकी आंखें गुस्से से फिर से लाल हो गईं। गू चिंगहान, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हारे दिल में जो भी गंदे इरादे हैं वह तुम अच्छे से जानती हो। गू चिंगहान फिर से हंस पड़ी। उसने अपना चेहरा घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब सीईओ सु इतनी समझदार हैं और सब समझती हैं, तो मुझे भी बताइए सीईओ सु, आखिर मेरे क्या इरादे हैं? सु वंकिंग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बंद होंठ कांप रहे थे। गू चिंगहन ने कहा, क्या हुआ? सीईओ सु कुछ बोलना नहीं चाहती, तो चलिए मैं ही आपके लिए बोल देती हूँ। मैं दिन रात यही दुआ कर रही थी कि तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और उसे अपना बना सकूं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, ताकि मैं इस मौके को जाने ना दूं। रात की ठंडी हवा में उसकी साफ आवाज गूंज रही थी। उसका एक एक शब्द मेरे दिल पर लग रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रहा था। गू चिंगहन ने अपनी बात जारी रखी, खुद को देखो सु वनकिंग, अगर तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें होती और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जमीर होता, तुम अभी ये बातें नहीं बोल पाती। क्या तुम सच में ये सोचती हो कि कोई तुम्हें हमेशा माफ करता रहेगा और तुम्हें हमेशा मौके देता रहेगा? सु वनकिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वह किसी भी वक्त गिर जाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। उसका गला बैठ गया था। मेरा सच में यह मतलब नहीं था। गू चिंगहान ने उसकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की और उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी और ठंडी हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वह बड़ी मुश्किल से वह सब भूल पाया है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। क्या तुम्हें सच में यह बात फिर से उठानी है? मैंने अचानक गू चिंगहान की तरफ देखा। जो उसने कहा उसमें मुझे कुछ अजीब लगा। क्या उसे किसी बात का एहसास हो गया था? लेकिन गू चिंगहान ने मेरे रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस सीधे कहा, अब तुम जाओ, फिर कभी वापस मत आना। सु वनकिंग लगभग अपने घुटनों के बल गिरने वाली थी। उसका ध्यान भटक रहा था और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं अब उसे और नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, जो तुम पूछना चाहती थी वह पहले के उन 2 सवालों के सिवा कुछ नहीं था। मैंने उनका जवाब दे दिया है। आज के बाद से मेरा और तुम्हारा अब आपस में कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। तभी अचानक मेरे पीछे से गिरने की आवाज आई। सु वनकिंग सच में अपने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसका गला कांप रहा था। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे एक और मौका दो। क्या हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं? जू चिंगहान ने सबसे पहले मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसका हमेशा का घमंड और गुस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। उसकी बड़ी और चमकदार आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और उसने चुपके से अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। उसका छोटा सा चेहरा तना हुआ था। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। सु वनकिंग मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी और वह भी। मैं वापस मुड़ा और मैंने शांति से सु वनकिंग की तरफ देखा। सु वनकिंग, हमारी 5 साल की शादी में मैं तुम्हें खुश रखने में सॉन्ग जिंगयान जितना अच्छा नहीं था। उल्टा मैंने हमेशा तुम्हारे लिए परेशानियां ही खड़ी की। मुझे तो यह गलतफहमी भी थी कि मैं तुम पर अपना हक जता सकता हूँ, जो बिल्कुल गलत था। तुम सच में यही सोचती हो ना? सु वनकिंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैंने धीरे से आगे कहा, यहाँ तक कि यह शादी भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैंने तुम पर दबाव बनाया था। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम कभी मेरे साथ नहीं होती और ना ही मुझसे इस तरह जुड़ी होती। हमारी शादी के बारे में तुम्हारी यही सोच है। सु वनकिंग, ये वही शब्द हैं जो तुमने उस एक्सीडेंट से ठीक पहले मुझसे कहे थे। क्या ऐसा नहीं है? उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पछतावा दिख रहा था। उसकी आंखों में डर था। मैंने वह सब बस गुस्से में कह दिया था। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके उन्हीं शब्दों ने मुझे एहसास करवाया था कि मैं कितना अजीब, परेशान करने वाला और बुरा था उसकी नजरों में। बच्चा खोने के बाद मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था और मैं सोचने लगा कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए और उसे आजाद कर देना चाहिए। मेरे जैसा आदमी उसके साथ रहने के लायक ही नहीं था। इसलिए बाद में जब सॉन्ग जिंगयान ने मिलने के लिए कहा तो मैं मान गया। मैं भी एक मौका ढूंढ रहा था ताकि उस आदमी से साफ बात कर सकूं जो हमेशा बीच में आता रहता था, सु वनकिंग के साथ मेरी शादी के बीच में। लेकिन उस दिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, सॉन्ग जिंगयान ने मुझे वह पेपर थमा दिया जो अबॉर्शन का कंसेंट फॉर्म था। चेनशु, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक बच्चे के सहारे तुम सु वनकिंग का दिल जीत लोगे? सच तो यह है कि जब तुमने फोन किया मैं उसके पास ही था। मैंने सब कुछ सुना। मैंने उसे घर पर रुकने और बिजनेस ट्रिप पर ना जाने की सलाह भी दी थी। लेकिन क्या तुम जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम बस बच्चे के सहारे उसे रोकना चाहते हो, बहुत परेशान करते हो। तुम कॉलेज के पहले साल से ही सु वनकिंग को पसंद करते हो ना? मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गई थी और तुम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए तुम किसी को अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने पर मजबूर कर दो।
क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? चेंशू, बेवकूफ़ी बंद करो। अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो सू वनकिंग तुमसे सच में नफरत करने लगेगी। इसमें अपने बच्चे को बीच में लाना, उसे इस बात से भी नफरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सॉन्ग जिंगयान जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा। और ना ही मैंने सोचा था कि सू वांकिंग ठीक उसी वक्त वहां आ जाएगी। उसने मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की, बस सॉन्ग जिंगयान के पास बैठकर रोती रही। वह बहुत ज्यादा परेशान और फिक्रमंद थी। शुरू से लेकर आखिरी तक उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। बाद में मैंने उसके थोड़ा फ्री होने का इंतजार किया। मैं उसके पास जाकर बच्चे के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अपने उन्हीं शब्दों से चुप करा दिया। चेंशू, तुम कब तक इस तरह नखरे दिखाते रहोगे? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर बात से मुझे घिन आती है? उस दिन मैं बहुत देर तक सड़कों पर बिना किसी वजह के घूमता रहा। मेरे दिमाग में बस उसकी नफरत भरी और कड़वी बातें घूम रही थीं। क्या मैं सच में इतना मतलबी था? क्या मैं सच में इतना जिद्दी था? क्या मैं सच में इतना नफरत के लायक था? जब तक कि एक आउट ऑफ कंट्रोल कार मेरी तरफ तेजी से नहीं आई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। सू वांगसिंग की आंखों में जो मैं था, उसने मेरे लिए एक झूठी दुनिया बनाई थी। और इस दुनिया में मैं पागल, मतलबी, जिद्दी और अजीब था। और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में अब उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और आराम से कहा, लेकिन सू वांगसिंग, इस दुनिया में मैं भी अब तुमसे प्यार नहीं करता। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अच्छी खासी धूप निकल चुकी थी। मुझे नाश्ते की खुशबू आई और मैं चलते हुए किचन में गया। गू चिंग हन खाना बना रही थी। मैं हैरान रह गया। बड़ी मालकिन गू, आज ऐसा क्या खास दिन है जो आपको इतनी तकलीफ करनी पड़ी? गू चिंग हान ने आंगन की तरफ इशारा किया। वह परेशान करने वाला इंसान। कल सू वनकिंग पूरी रात वहां बाहर घुटनों के बल बैठी रही और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस गुचिंग हान को, जो बहस करना चाहती थी, खींचकर कमरे में वापस ले आया और सीधा सो गया। मैं खाने की टेबल पर बैठ गया और उसके बनाए हुए फ्राइड एग टोस्ट का एक टुकड़ा खाया। यह पहला दिन था जब वह फेल हुई थी। किचन में बड़ी मालकिन गू के लिए। गुचिंग हान जल्दी से उसे छीनने के लिए आगे बढ़ी। यह जल गया है, इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती हूँ। मैंने अपना शरीर घुमाया और बच गया। कोई जरूरत नहीं है, नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इसे खाया नहीं जा सकता। जूचिंग हान को थोड़ा शक हुआ। सच में? मैंने उस टुकड़े को आगे किया। चक्कर देखो। जैसे ही वह एक टुकड़ा खाने वाली थी, मैं आगे झुका और उसके होठों के कोने पर एक किस कर दिया। वह बिल्कुल हैरान रह गई। उसके कान देखते ही देखते लाल हो गए। खुश? मैंने उसके गाल को खींचा। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारी आवाज तो कल मुझसे प्यार का इजहार करने से भी ज्यादा तेज है। गुचिंग हन बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई और आखिर में वह मेरे गले लग गई। उसकी दबी हुई आवाज आई, मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गए हो। जब तुम एक्सीडेंट के बाद पहली बार होश में आए तो तुम बहुत कुछ भूल चुके थे। मुझे तो लगा कि अब मुझे पूरी जिंदगी एक बड़े पागल को संभालना पड़ेगा। मैंने उसके बालों को सहलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं खुद को भी भूल जाऊं तो भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उस वक्त भी जब मैं खुद को नहीं पहचानता था और मेरा सब पर से भरोसा उठ गया था, तब भी एक ऐसी थी जिस पर मैंने कभी शक नहीं किया और उस पर पूरा भरोसा किया। उसने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। चलो, आखिरकार एक बार तो दिमाग चलाया। मेरा इतने सालों तक तुम्हें पसंद करना बेकार नहीं गया। मुझे मेरे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी महसूस हुई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, गुचिंग हान, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल कैसे हो सकती हो, जो मेरे जैसे लड़के से प्यार कर बैठी? वह खुश होते हुए बोली, जाहिर है मेरी पसंद ही बहुत अच्छी है। मुझे पता था कि किसके लिए इंतजार करना चाहिए। मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, सही बात है, तुम सबसे अच्छी हो। सू वनकिंग की तरफ से। आजकल मैं बार बार एक ही लड़के से टकरा रही हूँ। जब मैं क्लास जाती हूँ तो वह वहाँ होता है, जब मैं बैडमिंटन खेलती हूँ तो वह वहाँ होता है, और जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तब भी वह वहाँ होता है। मेरे करीब आने की उसकी कोशिशें बहुत अजीब होती हैं, और उसे तो एक्टिंग करना भी नहीं आता। उसके चेहरे से ही सब साफ पता चल जाता है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी लड़के ने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन किसी ने भी कभी इस तरह खुलेआम ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि वह थोड़े दिनों में हार मान लेगा, लेकिन कौन जानता था कि वह इतना जिद्दी निकलेगा। मैंने जानबूझकर सॉन्ग जिंगनियन के साथ वक्त बिताया ताकि वह इशारा समझकर पीछे हट जाए। उसकी आंखों में दुख साफ देखा जा सकता था, और सच में उसके बाद वह बहुत दिनों तक नहीं आया। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मुझे यह भी लगा कि उस जैसे लड़के सच में सिर्फ 3 मिनट के लिए ही एक्साइटेड होते हैं। आखिरकार वह एक अमीर घर का लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। वह हम जैसे लोगों जैसा नहीं है। सॉन्ग जिंगनियन की बातों को याद करके मैं और परेशान हो गई। जब सॉन्ग जिंगनियन ने इशारा किया कि वह मेरे साथ रहना चाहता है, मैंने बस एक बहाना बनाकर उसे प्यार से मना कर दिया। मेरे पास डेट करने का न तो वक्त है और न ही एनर्जी। मुझे अभी भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और अपने घर को चलाना है। खुशकिस्मती से सॉन्ग जिंगनियन हमेशा मेरी बात समझता था। मेरी परेशानियों को जानने के बाद उसने कभी इस बारे में बात नहीं की, और इसके बदले उसने दिल से मेरी मदद की। लेकिन अचानक एक मुसीबत आ गई। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और हमें इलाज के खर्चे के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी।
जब मुझे लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी वह आदमी वापस आया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। मैं अंदर ही अंदर हंसी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस पर हंस रही हूँ या खुद पर। तो फिर चलो हम साथ रहते हैं, मैंने खुद को यह कहते हुए सुना। मुझे पता था कि उसे क्या चाहिए, फिर भी वह जानबूझकर नाटक कर रहा था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मेरे पास खुद को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके अपने घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए वह हमेशा मेरे साथ चिपका रहना चाहता था। लेकिन मैं बहुत बिजी रहती थी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। धीरे धीरे उसका मेरे पास आना कम हो गया। मुझे लगा कि आखिरकार उसे समझ आ गया है, लेकिन किसे पता था कि मैं सॉन्गजिंग नियन के लिए परेशानी खड़ी करने जाऊंगी। मैंने उसे कुछ बार डांटा भी, लेकिन उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी और हमारी बात हमेशा झगड़े पर ही खत्म होती थी। उसके बाद वह आखिरकार शांत हो गया और मैंने चैन की सांस ली। लेकिन फिर मैंने उसे नर्सिंग होम में बातें करते हुए देखा, किसी और के साथ, और वह गूचिंग हान थी, उसके बचपन की दोस्त जिसका खानदान उसके बराबर का था। अगर मैं बीच में न होती तो वह दोनों एक परफेक्ट जोड़ी होते। एक औरत, जिस तरह वह उसे देखता था मैं वह बहुत अच्छे से समझती थी। वह उससे शिकायतें करता और नखरे दिखाता था। वह उसके साथ नोक झोंक और मजाक करता था। 77। फिर भी उसने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन वह किसी और औरत के साथ था। उसे लगा कि उस दिन मैंने शराब पी रखी थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह जलन और हक जताने की आदत कहाँ से आई, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, जब तक कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो गई। न जाने क्यों मैंने चैन की सांस ली। मेरा एक बच्चा होने वाला था, इसलिए मुझे उसके साथ रहना ही था। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उस ऑपरेशन टेबल पर लेटने का फैसला कैसे कर लिया। मुझे लगा कि यह उसके लिए एक सजा थी, लेकिन मैं गलत थी। मैंने अपनी सोच से 10,000 गुना ज्यादा दर्द झेला। सब कुछ बिखर गया और सब कुछ मेरे हाथ से निकलने लगा। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मुंह से वह बातें कैसे निकली। मैं जरूर पागल हो गई थी। जिस पल उसने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन किए, मुझे समझ आया कि मैं सच में पागल हो चुकी थी। मैं उसे कैसे जाने दे सकती थी? मैं उसे नहीं जाने दे सकती थी। लेकिन जब तक मुझे होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सॉन्ग जिंगनियन को नौकरी से निकाल दिया और सबके सामने यह बात लाई कि उसने पहले रिश्वत ली थी और कंपनी के राज बाहर लीक किए थे। अब वह इस काम में आगे नहीं बढ़ सकता था। वह कई दिनों तक कंपनी के दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगता रहा और आखिरकार बेइज्जती झेलकर इस शहर से चला गया, जिसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैं उसके फोन नंबर का नाम बदलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन जब मैंने शराब पी रखी थी, मैंने उसे फोन किया तो पता चला कि वह नंबर बंद हो चुका है। बाद में मैंने सुना कि उसने और गूचिंग हान ने एक बड़ी शादी कर ली है। आखिरकार मुझे एक बात समझ आ गई, मैंने उसे पूरी तरह खो दिया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, हवा में नमी थी जो मेरे दिल की गहराई तक उतर रही थी। यह मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे खोया और खुद को भी खो दिया। मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मुझसे कभी मत मिलना। 3 साल बाद मेरी मुलाकात सुवन किंग से दोबारा हुई। मेरी माँ मरने वाली है, वह तुमसे मिलना चाहती है। अपने सामने खड़ी उस कमजोर और थकी हुई औरत को देखकर मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। क्या यह सच में वही खूबसूरत और शानदार सुवन किंग थी? सिर्फ 3 साल के छोटे से वक्त में वह 10 साल बड़ी लगने लगी थी। मैंने सुना कि उसे कॉलेज के कई दोस्तों से पूछना पड़ा, सिर्फ मेरा पता लगाने के लिए और मुझे ढूंढने के लिए। मेरा और उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन उस कमजोर और बीमार बूढ़ी औरत के बारे में सोचकर, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, मैंने आखिरकार हाँ कह दिया। लेकिन मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। सू वेंकिंग की उदास आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी मान गया, और एक पल के लिए वह घबरा गई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम चलने के लिए तैयार हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और घबराहट थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम चलने के लिए तैयार हो। घर पर एक फोन करने के बाद मैं सू ऑन चिंग के साथ मदर सू से मिलने गया। हैरत की बात थी कि मदर सू किसी नर्सिंग होम में नहीं रह रही थी। आखिरकार गाड़ी एक पुरानी और टूट फूटी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। ओह हाँ, मैंने सुना था कि कुछ साल पहले सू वेनकिंग और सॉन्ग जिंगयान के बीच झगड़ा हो गया था। सॉन्ग जिंगयान ने अपने दिल में दुश्मनी रख ली थी और वह जानबूझकर सुवन किंग की दुश्मन कंपनी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने सू वन किंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसका कंपनी बंद हो गया। वह कर्जे में पूरी तरह डूब चुकी थी और शायद वह अपने पुराने दोस्तों से भी पैसे मांग रही थी। मुझे नहीं पता कि इसके बाद उसने कैसे गुजारा किया, लेकिन आखिर में उसकी ऐसी हालत हो गई। वह नर्सिंग होम की महंगी फीस नहीं दे सकती थी और उसके पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी, और वह बड़ी मुश्किल से ऐसी जगह किराए पर लेकर रह रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर सू वनकिंग ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, लेकिन वह तुरंत अंदर नहीं गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मदर सू बीमार हालत में बेड पर लेटी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी और बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। सू वनकिंग ने आवाज दी, माँ।
उनकी आवाज सुनकर मदर सू ने अपनी आंखें खोली, लेकिन धीरे से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सू वनकिंग पास गई और धीरे से बोली, चेंशू आपसे मिलने आया है। मदर सू अचानक कांपने लगी और उन्होंने थोड़ा सा अपना सिर उठाया। आंटी सू, मैंने उन्हें नमस्ते किया। मदर सू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उनके आंसू बहने लगे, जो उनके कमजोर और पतले हाथ पर गिर रहे थे। सू वनकिंग ने जल्दी से उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन मदर सू ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया और कहा, बाहर जाओ, मेरा तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। अचानक धक्का लगने से सू वनकिंग जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि माँ और बेटी का रिश्ता इस मोड़ पर कैसे पहुंच गया। आंटी सू, प्लीज परेशान मत होइए। मदर सू के आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज भारी और रोने जैसी थी। मुझे अब सब पता चल गया है वनकिंग, हम गलत थे। हमारे सू परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, अब सबकी अपनी अलग जिंदगी है। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम किए, फिर भी मुझे ऐसी सजा मिल रही है। मैं इसी सजा के लायक हूँ। चेंशू, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। अब यहाँ दोबारा मत आना। अपनी लाल और सूजी हुई आंखों के साथ सू वनकिंग ने मुझे नीचे तक छोड़ने के लिए कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो। मैंने अपने फोन पर टाइम देखते हुए कहा। सू वनकिंग ने दुख के साथ मुस्कुराकर कहा, जब से उन्हें पता चला है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, उन्होंने मुझे अपना मानना बंद कर दिया है। वह जब भी मुझे देखती हैं गुस्सा हो जाती है। मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं था और न ही मुझे यह सब सुनने में कोई दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने अपनी कार की चाबी उठाई और जाने के लिए तैयार हो गया। सू वनकिंग थोड़ा हिचकिचाई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। चेंचू, क्या तुम सच में इतनी जल्दी में हो? क्या तुम खाना खाने के लिए नहीं रुक सकते, या कम से कम एक कप चाय? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं सच में जल्दी में हूँ। चाओबाओ की स्कूल से छुट्टी हो गई है। मुझे उसे लेने जाना है। अगर मुझे देर हो गई तो उसकी माँ मुझे फिर से कोने में खड़ा कर देगी। सू वनकिंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया, चाओबाओ मेरी बेटी है। मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम मुझसे मिली नहीं हो, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं और उसका नाक और मुंह बिल्कुल मेरे जैसा है। सू वनकिंग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह सोफा पर गिर गई। उसने धीरे से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं मुड़कर चला गया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घर के अंदर से रोने की तेज आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा आगे बढ़ता गया और अपनी गाड़ी तेजी से स्कूल की तरफ ले गया। पापा! एक प्यारी सी छोटी बच्ची दौड़कर मेरी गोद में आ गई। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो घर चलते हैं, आज मम्मी ने कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाया है। उस छोटी लड़की ने तुरंत अपना नाक सिकोड़ा और मासूम सा चेहरा बनाया। पापा, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। मैंने उसकी नाक खींची। घर चलकर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा।